हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे, जो कि अगर हम लोग देखें ऐसे तो ये टर्म 2 का पार्ट है। तो टर्म 2 का पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत छोटा सा चैप्टर है। आई थिंक 3-4 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक एक बातों को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर ये टॉपिक्स आपको समझ में आता है और हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के जो नोट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सारे नोट्स आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का नाम है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छे से इसको समझ। अब डिस्प्लेसमेंट करंट का कहानी स्टार्ट कहाँ से होता है? आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था? अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एम्पियर सर्किटल लॉ इज नथिंग बट इट इज अ क्लोज इंटीग्रल ऑफ लाइन चार्ज इनटू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। यानी इसको अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी around any closed path is equal to mu naught times the total current threading the closed path, that is क्लोज, इसको क्लोज इंटीग्रल बोलेंगे। क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। यानी अगर हम लोग किसी करंट वायर में करंट का फ्लो हो रहा है तो उसका लाइन इंटीग्रल बी के साथ मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन करें तो हमेशा ये उसमें जितना टोटल करंट फ्लो हो रहा है उसके म्यू नॉट टाइम्स के इक्वल होता है। ये लॉ किसने बताया? एम्पियर्स ने बताया। बट क्या हुआ, आगे जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा और बहुत सारी चीज़ें बदली तो एक मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्या किया, इस फार्मूले के ऊपर स्टडी किया और उन्होंने देखा कि कहीं कहीं पर तो ये फार्मूला लॉजिकली करेक्ट है बट कहीं कहीं ये लॉजिकली इनकरेक्ट है। यानी ये फार्मूला सही है, बिल्कुल ऐसा नहीं उन्होंने बोला कि ये फार्मूला गलत है, बट उन्होंने ये कहा कि इस फार्मूले में कुछ न कुछ मिसिंग है। तो एक ही इस बात को मैं लिखा भी हूँ, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल द अबव इक्वेशन इज लॉजिकली इनकंसिस्टेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ही प्रूव्ड इट। भाई उन्होंने ऑब्जर्वेशन बहुत सारा किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने प्रूव भी किया कि ये जो फार्मूला है ये पूरी तरीके से सही नहीं है, यानी इसमें कुछ न कुछ कमी है और उस कमी को उन्होंने क्या किया, कंप्लीट किया। तो चलिए इसको लॉजिकली समझने के लिए उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग अच्छे से पहले समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के पहले उन्होंने किस तरीके का डायग्राम लिया, किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट लिया, क्या क्या चीज़ें सर्किट में उन्होंने यूज़ की, चलिए सबसे पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। फिर मैं जो एक्सप्लेन करके लिखा हूँ ये मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो बच्चा पार्टी, ये देखिए डायग्राम आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा है। इस डायग्राम को आप अच्छे समझिए। उन्होंने क्या किया, एक अनचार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। तो देखिए ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। इस प्लेट को उन्होंने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया और उसमें की लगा दिया। अब जैसे उन्होंने की को ऑन किया, यानी इसको बंद किया, आप ऐसे बोलोगे इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ से करंट का फ्लो होना शुरू हो गया। मान लेते हैं कि किसी भी टाइम पर इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, आई हो रहा है। यहाँ से आई करंट निकला और स्टार्टिंग में ये कैपेसिटर पूरी तरीके से अनचार्ज था। जैसे जैसे करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, करंट इसमें जाने लगा तो ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट हो गया। ऐसे करते करते क्या होगा, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे और दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ऐसा आपको पता ही है, आप जानते हो आई थिंक। तो धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, जब देखा कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तो करंट का फ्लो कम हो गया और जैसे जैसे ये पूरी तरीके से चार्ज हो गया तो भाई क्या होगा, एक पे पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव चार्ज हो गया, तो करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा जब ये पूरा तरीके से चार्ज हो जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था एट द टाइम ऑफ चार्जिंग द कैपेसिटर, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया कि देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ बैटरी अगर ये कनेक्टेड है तो यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे कि कंडक्शन वायर है और यहाँ से यहाँ तक भी आप देखेंगे कंडक्टिंग वायर है। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बीच में क्या है, वैक्यूम है। तो उन्होंने अलग अलग वायर की जगह अलग अलग
जगह उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक निडल पुट किया। सपोज करिए यहाँ पर उन्होंने एक पॉइंट एक्स लिया, यहाँ पर मैग्नेटिक निडल पुट किया। और आपको पता है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, यानी किसी वायर में अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो उन्होंने देखा भाई मैग्नेटिक निडल यहाँ पर क्या की, डिफ्लेक्ट की। ऐसे करके उन्होंने कई पॉइंट पर चेक किया, यहाँ पर चेक किया, यहाँ पर चेक किया, इधर इधर ऐसे करके कई सारे पॉइंट पर चेक किया। और डेफिनेटली मैग्नेटिक निडल क्या होना चाहिए, डिफ्लेक्ट होना भी चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि किसी भी अगर वायर में करंट का फ्लो हो रहा है तो वहां पर क्या होता है, आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और मैग्नेटिक निडल का काम क्या होता है, अगर आसपास मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको वो शो करे। तो शो किया। अब उन्होंने क्या किया, चेक करते करते जब दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच एक पॉइंट उन्होंने वाई लिया, हमने चलो वाई मान लिया, जो भी उन्होंने लिया होगा कोई दिक्कत नहीं है। दोनों प्लेट के बीच एक पॉइंट पर जब उन्होंने मैग्नेटिक निडल रखा तो देखा भाई यहाँ पर भी ये डिफ्लेक्ट कर गया। अब ये तो भाई एक तरीके से अमेजिंग वाली बात है। क्यों अमेजिंग वाली बात है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ। क्यों, क्योंकि इन दोनों के वायर के बीच में तो कोई कंडक्शन करंट है नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई वायर तो कनेक्ट है नहीं। अगर कोई वायर कनेक्ट नहीं है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनना चाहिए, और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनना चाहिए तो मैग्नेटिक निडल भी डिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बट ये मैग्नेटिक निडल क्या किया, डिफ्लेक्ट किया। तो भाई उन्होंने बोला अगर मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर रहा है तो कहीं न कहीं आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो ये बन कैसे रहा है जब यहाँ पर कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने ये भी बोला कि इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच कोई करंट भी फ्लो हो रहा है। वो करंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली इन दोनों प्लेट के बीच करंट का फ्लो हो रहा है, क्योंकि अगर करंट का फ्लो नहीं होता तो ये मैग्नेटिक निडल बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं करता। फिर बच्चों मैक्सवेल ने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया तो उनको ये समझ में आया कि जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, शुरू में तो क्या था, इस पे कोई चार्जेस नहीं थे, पूरी तरीके से चार्ज था। तो जब बैटरी से इन्होंने कनेक्ट किया और की को ऑन किया तो देखा कि भाई ये चार्ज हो रहा था। चार्ज होने के समय क्या होगा, अगर ये पूरी तरीके से स्टार्टिंग में डिस्चार्ज है और जैसे जैसे करंट का फ्लो आना शुरू हुआ, आई करंट इसमें आना शुरू हुआ या चार्ज होना शुरू हुआ, तो भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने का मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो हो रहा है तो स्टार्टिंग में तो पूरी तरीके से अनचार्ज था, और जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ दैट मीन्स इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, चेंजिंग है, क्योंकि शुरू में अनचार्ज था और जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, चार्जेस का डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स इन दोनों प्लेट के बीच एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई नेचर तो सिमेट्री है, हम जानते हैं कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट का फ्लो हो सकता है तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी करंट का फ्लो हो सकता है। उन्होंने ऐसा इमेजिन किया और देखा भी, तो उन्होंने फाइनली ये कंक्लूड किया, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और फाइनली उन्होंने ये कंक्लूड किया कि इन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इन दोनों प्लेट के बीच एक करंट का फ्लो हो रहा है, बट वो करंट हमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन करंट तो है नहीं। भाई वायर रहता है तो हम लोग समझते हैं कि वायर के थ्रू करंट का फ्लो हो रहा है, बट इन दोनों के बीच कोई वायर नहीं है, तो जो करंट का फ्लो हो रहा है वो इस वैक्यूम में ही हो रहा है। वो एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रहा है, वो करंट डिस्प्लेस हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच जो करंट का फ्लो हो रहा है उसके वजह से ही ये यहाँ पर आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और जिसकी वजह से जो हमने मैग्नेटिक नीडल रखा वो डिफ्लेक्ट किया। तो उन्होंने बोला कि भाई ये कंडक्शन करंट तो है नहीं, क्योंकि जब किसी वायर के थ्रू कोई करंट का फ्लो होता है तो उसको कंडक्शन करंट बोलते हैं। तो उन्होंने इस करंट का एक नया नाम रख दिया कि इन दोनों प्लेट के बीच जो करंट का फ्लो हो रहा है वो एक करंट है। भाई करंट इसलिए बोला क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और इसी करंट का नाम उन्होंने रखा डिस्प्लेसमेंट करंट। और उन्होंने बोला ये कि अगर कहीं पर भी वैक्यूम में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा, वहां पर एक करंट फ्लो होगा, और उस करंट का नाम उन्होंने क्या रख दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट रख दिया। तो जो अभी आपको मैं पूरी तरीके से समझाया बात को, उसको मैं पूरा डिटेल में लिखा भी हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मैं क्या लिखा हूँ, ऑलरेडी आप डायग्राम समझ चुके हो, तो मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बच्चों जो भी मैं एक्सप्लेन किया उसको मैं लिख भी दिया हूँ, इसका भी मीनिंग आपको मैं समझा दूँ। ही टूक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड कनेक्ट इट टू विथ अ बैटरी थ्रू अ टैपिंग की आफ्टर प्रेसिंग द की the conduction current flows through the connecting wire and the capacitor start storing charges। जैसे कि मैं बताया कि भाई उन्होंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया, और जैसे कि ऑन किया तो कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो गया। As the charge on the capacitor grows, the conduction current in the wire decreases. When the capacitor fully charged, the conduction current stops flowing in the wire। भाई सीधा सा बात है, अगर करंट फ्लो हो रहा है
तब तक ही फ्लो होगा ना जब तक कैपेसिटर चार्ज ना हो जाए। और जैसे जैसे चार्ज होना स्टार्ट होगा, जैसे जैसे चार्ज होना शुरू हो जाएगा, चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा, तो करंट का फ्लो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जैसे कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा, करंट का फ्लो रुक जाएगा। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देयर इज नो कंडक्शन करंट बिटवीन द प्लेट। भाई जब चार्ज हो रहा था तो कंडक्शन करंट तो इस प्लेट से उस प्लेट के बीच ही था ना। अभी मैं डायग्राम में आपको बताया, बीच में तो दोनों प्लेट के बीच कोई कंडक्शन करंट था ही नहीं, क्योंकि वहां तो वैक्यूम था। I be the current in the wire, this current will produce magnetic field around the wire which can be detected by using the compass needle। वही उन्होंने भाई कंडक्शन वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड रख करके चेक किया कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अकॉर्डिंग टू, अगर हम लोग एम्पियर सर्किट वाला बात करें एट पॉइंट एक्स पे, जो कि वायर के ऊपर एक कोई पॉइंट एक्स हमने लिया था, तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो आई हो जाएगा। तो बिल्कुल ये यहाँ पर क्या है, विच इज करेक्ट फॉर एट पॉइंट एक्स। तो यहाँ पर देखा जाए तो मैक्सवेल ने जो बताया वो सही बताया, क्योंकि क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई नेट के बराबर होगा। बट अगर हम लोग अब चलिए दोनों प्लेट के बीच में के लिए इस बात को समझें तो क्या होगा। तो बच्चों इस एक्स पॉइंट पर तो हमने निकाल लिया, देखा कि क्या था, एम्पियर सर्किट लॉ लॉजिकली करेक्ट था। अगर हम लोग इस y के लिए देखें जो कि दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में है, तो सिंस देयर इज नो कंडक्शन करंट I बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर देन अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ। भाई अगर यहाँ पर कोई कंडक्शन करंट नहीं है तो एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग एट पॉइंट y पर क्या होना चाहिए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। और आई नेट मतलब इन दोनों के बीच में कोई तो करंट का फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो म्यू इंटू आई का वैल्यू अगर जीरो रख लें तो इस हिसाब से आप बोल सकते हो कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो जीरो हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए, लेकिन मैग्नेटिक नीडल तो डिफ्लेक्ट किया ना, इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था। इसीलिए मैक्सवेल ने बोला कि भाई जो एम्पियर्स ने ये जो हमको लॉ बताया है ये सही तो है, लेकिन ये हर जगह के लिए सही नहीं है, इसलिए उन्होंने बोला कि ये लॉ लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है। तो इस तरीके से मैक्सवेल ने अपने पॉइंट को प्रूव किया। बात समझ में आया बच्चों। अब देखिए थोड़ा सा और अगर आगे हम लोग बात करें तो बट इन रियलिटी इट वाज नॉट करंट बिकॉज व्हेन द मैक्सवेल पुट मैग्नेटिक नीडल बिटवीन द टू प्लेट इट गेट डिफ्लेक्टेड। ही शॉक्ड दैट व्हाई दिस मैग्नेटिक नीडल इज गेट डिफ्लेक्टेड while there is no any conduction current between these two plates। वही जो बात अभी मैं आपको समझाया उस बात को मैं पूरी तरीके से लिख दिया हूँ कि भाई जब वाई पर उन्होंने मैग्नेटिक नीडल रखा वो डिफ्लेक्ट हो गया और वहाँ पर तो कोई कंडक्शन करंट था नहीं, तो इस तरीके से तो वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनना चाहिए, तो उन्होंने शॉक्ड रह गया। तो बोला सो ही टोल्ड देयर इज समथिंग मिसिंग इन एम्पियर सर्किट लॉ। इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई एम्पियर सर्किट लॉ में कुछ न कुछ थोड़ी सी मिसिंग है, कमी है, और उस कमी को उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का इन्वेंशन करके कंप्लीट किया। तो चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग और बढ़ते हैं, इस बात को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि भाई इन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट तो बता दिया कि है, तो उन्होंने उसका फार्मूला क्या दिया और एम्पियर सर्किट लॉ को कैसे करेक्ट किया, उसको चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। वीडियो में बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको लगेगा। बच्चों मैं नोट्स को अच्छे से कंप्लीट करके लिखा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी समझने में प्रॉब्लम ना हो, जो कि मैं समझाना चाह रहा हूँ। After a variety of experiment, Maxwell conclude that at the time of charging of capacitor, there is changing electric field or electric flux. Due to this, a current is flowing between the two plate of capacitor. He named his current displacement current। वही बात जो मैं आपको एक्सप्लेन किया उस बात को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। Maxwell said that not only current produce magnetic field बट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम फ्री स्पेस ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने बोला भाई सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से ही करंट का फ्लो नहीं होता है, लेकिन अगर वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता है तो उसके वजह से भी करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन भी कर दिया। उन्होंने क्या डिफिनेशन दिया, बोला डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट which comes into play in the region in which the electric field and the electric flux is changing with time। उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट को कैसे डिफाइन किया, इसको मैं समझा भी देता हूँ आप ताकि आप अच्छे समझ पाओ। डेफिनेशन तो आपकी स्क्रीन पर है कि अगर कहीं पर वैक्यूम में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पर एक करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, और उस करंट का नाम क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस तरीके से इस डायग्राम के थ्रू भी आप इस बात को समझ सकते हो। ये एक्स पॉइंट था जो दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाहर था, तो अगर किसी वायर के थ्रू कोई करंट का फ्लो होगा तो उसको आईसी बोलते हैं,
और दोनों के बीच अगर वैक्यूम है और इसके बीच अगर कोई करंट का फ्लो होगा तो उसको आईडी बोलेंगे। आईडी का मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट और आईसी मतलब कंडक्शन करंट। तो कंडक्शन करंट का तो वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कि आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। अब यहाँ पर कंडक्शन करंट हमको क्लियर कट समझाना था, इसलिए इसको हमने आईसी लिखा। तो आईसी का वैल्यू डी क्यू बाई डी टी है और डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू उन्होंने दिया, क्या दिया, ये आपका पार्ट नहीं कि ये फार्मूला कहाँ से आया, अब आपको बस यहाँ पर याद कर लेना है। तो आईडी का वैल्यू उन्होंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू बताएगी। ये क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाइव बाई डी टी, जहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कितने समय में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट को भी डिफाइन किया। अब आगे उन्होंने क्या किया कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ था उसको करेक्ट किया। करेक्ट उन्होंने कैसे किया, देखिए मैं लिख दिया हूं। आफ्टर मेनी एक्सपेरिमेंट ही ऑल्सो प्रूव दैट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट वाई, दैट मीन्स बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई। यानी ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, उन्होंने ये चेक किया कि जितना मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर शो हो रहा था उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर भी शो हो रहा था, यानी दोनों का स्ट्रेंथ क्या था, सेम था। तो अगर दोनों का स्ट्रेंथ सेम है तो दोनों से जो करंट बनेगा वो भी सेम रहेगा। इस तरीके से उन्होंने बोला जो आईसी होगा यानी कंडक्शन करंट का वैल्यू होगा वो डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होगा। तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट ही ऑल्सो सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम कंटिन्यूटी ऑफ करंट इन द गिवन सर्किट। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, क्योंकि इसके पहले वैक्यूम में अगर कभी करंट का फ्लो हो रहा था तो क्यों हो रहा था किसी को नहीं पता था, एक डिसकंटिन्यूटी था ना। क्योंकि हमको पता है कि अगर हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बैटरी को जोड़ते हैं तो जितना करंट बैटरी से निकलता है उतना करंट वापस आता है। अगर बीच में गैपिंग है तो वो करंट वापस कैसे आ रहा था, इसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी का प्रॉब्लम। तो उन्होंने इस डिसकंटिन्यूटी के प्रॉब्लम को भी क्या किया, सॉल्व कर दिया। उन्होंने एम्पियर सर्किट लॉ को ऐसे करेक्ट किया, उन्होंने बोला भाई जो एक्स पॉइंट पर जो एम्पियर्स के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी, वो तो करेक्ट है। उन्होंने बोला कि y पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी। आई डी का मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट और आई सी का मतलब यहाँ पर कंडक्शन करंट है। फिर उन्होंने बोला जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स इन दोनों को उन्होंने ऐड किया। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ जो बी डॉट डी एल रहेगा म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी। अगर दोनों में से म्यू नॉट आप कॉमन कर दोगे तो आई सी प्लस आई डी हो जाएगा। आई सी का वैल्यू तो यानी कंडक्शन करंट था जिसको आप आई लिख सकते हो, और आई डी का वैल्यू उन्होंने दिया, क्या दिया कि एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू डी फाइव बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से जो एम्पियर सर्किटल लॉ था उसको उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। जो पहले फार्मूला बना करता था क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट, उसको उन्होंने मॉडिफाई करके इस फार्मूले को बना दिया, यानी क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी। और इसी फार्मूले को बोला जाता है मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ या एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, यानी उसी को मॉडिफाई भी आप बोल सकते हो कि ये मॉडिफाई कर दिया गया था एम्पियर सर्किटल लॉ के, या इस फार्मूले में अब योगदान किसका भी हो गया, मैक्सवेल का भी हो गया। तो इसलिए मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया। एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं और बता दूं, ये आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि आईसी और आईडी यानी कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, जहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वहां पर कंडक्शन करंट नहीं होगा, और जहां पर कंडक्शन करंट होगा वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं हो सकता। जैसे कि आप इसको आप डायग्राम के हिसाब से भी आप समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये जो वायर हो रहा है, मेरे आप पेन को ध्यान से समझिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो करंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन करंट बोलेंगे, और इन दोनों के बीच के करंट को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट है तो यहाँ पर कोई कंडक्शन करंट नहीं है, और यहाँ पर देखिए कंडक्शन करंट है तो यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है। इसलिए ये दोनों करंट बच्चों एक साथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर ये सारे नोट्स आप चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से सारे नोट्स आप अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करेंगे देखेंगे, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में यहीं तक, अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।